हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे कि हम बोलते अपने हर वीडियो में। तो देखिए, ये आपके बहुत सारे कमेंट आए थे भी कि BPSC 101 राजनीतिक सिद्धांत की समझ किसके लिए मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए। तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ गई है, आपका इंतजार खत्म होता है अब। ठीक है, तो देखिए भाई, इस वाली वीडियो में हम पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 5 क्वेश्चन हम इस वाली वीडियो में करेंगे, ये पार्ट 1 रहेगा। नेक्स्ट पाँच क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है, ऐसे मेरे को पार्ट में डिवाइड करना जो पड़ा है कि मैंने कंटेंट का थोड़ा सा भी एक्सप्लेन किया, एक्सटेंड किया है, कंटेंट की लेंथ को मैंने थोड़ा इंक्रीज किया इसी वजह से। ठीक है, तो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का आज का क्या रहेगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति एवं महत्व की व्याख्या कीजिए भाई। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो राजनीति से संबंधित विचारों, सिद्धांतों, मूल्यों और संस्थाओं का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन होता है भाई। ठीक है, जब हम अच्छे से अध्ययन करते हैं किसका, अपनी राजनीति से संबंधित विचारों का, सिद्धांतों का, मूल्यों का और संस्थाओं का, तो वो क्या कहलाता है, वही होते हैं क्या, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो यह केवल यह नहीं बताता कि राज्य और सरकार कैसे कार्य करते हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि एक आदर्श राज्य और समाज कैसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हम कैसे काम करते हैं, सरकार कैसे काम करती है, राज्य कैसे काम करते हैं। तो सिर्फ यही बताना काम नहीं होता राजनीतिक सिद्धांतों का, बल्कि काम क्या होता है कि एक आदर्श राज्य और एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ये बात हमको कौन बताता है, हमारे राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, लोकतंत्र और नागरिकता और सत्ता जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं का क्या कराते हैं, हमें अध्ययन कराते हैं। ठीक है, हमें जानना है कि न्याय क्या होता है, तो ये सारे जो कंसेप्ट विषय हैं भाई, तो ये हमें कहाँ जानने को मिलते हैं हमको, तो राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस होती है, वहीं से हम इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए भाई, प्राचीन समय में प्लूटो और अरस्तु ने आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग में तो आदर्श राज्य की जो कंसेप्ट था, जो कल्पना थी, वो किसने दी थी भाई, तो प्लूटो और अरस्तु ने दी थी प्राचीन समय में ही। आधुनिक युग में विभिन्न विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत को लोकतंत्र, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य से जोड़कर विकसित किया है भी। ठीक है, मतलब प्राचीन समय में तो इन्होंने कहा कि आदर्श राज्य की कल्पना क्या होती है, हमको बताया गया। जैसे जैसे टाइम बदला, टाइम में चेंज आया, तो क्या हुआ, जो आधुनिक युग में भी बहुत सारे विचारक आए, तो उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा कि वो लोकतंत्र, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य से जोड़कर उन्होंने विकसित किया किसको, राजनीतिक सिद्धांतों को। ठीक है, आगे देखिए भाई, राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है भाई, पॉलिटिकल थ्योरीज का। तो देखिए सबसे पहले भी यहाँ पे मानक सिद्धांत भी, नॉर्म्स होते हैं इसमें। ठीक है, मानक होते हैं कुछ, जैसे कि देखिए राजनीतिक सिद्धांत यह बताते हैं या बताता है कि राज्य और सरकार कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं भी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की गई है कि जो नेचर होता है पॉलिटिकल थ्योरीज का, तो वो ऐसा होता है कि उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो यह न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे आदर्श मूल्यों पर क्या देता है, ये फोकस करता है भी, बल देता है। ठीक है, आगे देखिए, अनुभवजन्य, एम्पेरिकल इसकी प्रकृति होती है भी कि यह वास्तविक राजनीतिक घटनाओं, चुनावों, राजनीतिक दलों और शासन व्यवस्था का क्या कराते हैं, अध्ययन कराते हैं, हम उसको अनुभव करते हैं, तो वही सारा यहाँ पे हम उसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं जो हमने अनुभव किया है। ठीक है, और तथ्यों के आधार पर भी यहाँ पे निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या कंसेप्ट है, क्या तथ्य है, तो उसको यहाँ कंक्लूड करके ही हम यहाँ पे क्या देंगे, अपना कंक्लूजन देंगे, हम अपना निष्कर्ष देंगे। ठीक है, आगे देखिए भाई, यहाँ पे गतिशील, जो यहाँ पे हमारा राजनीतिक जो थ्योरीज होती है, सिद्धांत होते हैं, तो वो भी गतिशील होते हैं। मतलब क्या है, डायनेमिक होते हैं। जैसे जैसे टाइम बदलता है, बदलाव आते रहते हैं, कि परिवर्तन तो संसार का नियम होता है। तो वही है कि समय के साथ समाज और राजनीति में परिवर्तन होते हैं, तो इसीलिए राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं भी, उनमें भी नई परिस्थिति के अनुरूप क्या होते हैं, विकसित होते रहते हैं, या फिर उनमें बदलाव आता रहता है। तो इसलिए इसको गतिशील कहा गया है, इसको डायनामिक भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए भाई, यहाँ पे वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक इसकी प्रकृति रहती है। यह राजनीतिक समस्याओं का तार्किक एवं
वैज्ञानिक विश्लेषण करता है तथा उनके समाधान खोजने का क्या करता है भी, लगातार प्रयास करता है। ठीक है, एक साइंटिफिक स्टडी ये करता है किसकी, हमारी पॉलिटिक्स की। ठीक है, आगे देखिए भी मूल्य परक, वैल्यू ओरिएंटेड है ये, इसकी जो प्रकृति वो कैसे भी वैल्यू ओरिएंटेड है, मूल्य परक है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वे केवल तथ्यों का अध्ययन नहीं करता बल्कि नैतिक मूल्यों जैसे न्याय, मानवाधिकार, समानता, लोकतंत्र को भी क्या देता है, महत्व देता है भी, इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, आगे देखिए भी राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, पॉलिटिकल थ्योरीज की। तो सबसे पहले देखिए भाई यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या करता है, जागरूक बनाता है। हमको पता कैसे चलता है कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं, तो हमको कौन बताता है, वो हमको हमारे पॉलिटिकल थ्योरीज से हमको पता चलता है। ठीक है, दूसरा भी देखिए लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे मूल्यों को समझने में सहायता कौन करता है हमारी, तो राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वही हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। अगर देखिए सरकार की नीतियों और कार्यों का मूल्यांकन करने का आधार जो होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, तो वो भी हमको राजनीतिक सिद्धांत से ही मिलता है। अगर देखिए राजनीतिक समस्याओं के समाधान खोजने में भी सहायता करता है हमारी कौन, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की कुछ समस्याएं आ रही है हमारे सामने जो कि राजनीतिक है, तो समाधान कहाँ से मिलेगा, समाधान हम उसका कैसे खोजेंगे, तो ऑप्शन वही है भाई कि हमारे पास सिद्धांत है, उनमें हम जाएंगे, वहाँ पे हम सर्च करेंगे और हमें हमारी समस्याओं को क्या मिल जाएंगे, समाधान हमको मिल जाएंगे। अगर देखिए भी नागरिकों में राजनीतिक चेतना और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है कौन भी, राजनीतिक सिद्धांत। यदि हम जानते हैं हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, डैट मीन्स क्या है कि आप में राजनीतिक चेतना है, आप अवेयर हो अपने राइट्स को लेके, अपनी ड्यूटीज़ को लेके। इसी प्रकार आपको पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, तो हम ये सब बातें हमको कहाँ से पता चलती हैं, अभी राजनीतिक सिद्धांत से ही हमको पता चलती हैं। अगर देखिए भाई एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए यदि हम अपने ड्यूटीज़ और अपने अधिकार के प्रति हम जागरूक हैं, तो मतलब क्या है कि हम एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी समाज में हम रह रहे हैं, हम अच्छे से वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के जैसे, हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम वहाँ पे रहेंगे, तो इससे क्या होगा, आप न्याय के प्रति आप वफादार रहेंगे। ठीक है, आप अपने लोकतंत्र के लिए भी वफादार रहेंगे और आप कल्याणकारी समाज के लिए निर्माण में अपने क्या करेंगे, अपने आप यहाँ पे अपना एक रोल प्ले करेंगे हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए। तो ये सब क्यों हो पाया है, क्योंकि आपको अपनी पॉलिटिकल थ्योरीज जो हमारे सिद्धांत है वो सब आप जानते हो, आपको पता है कि आपके सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, अगर देखिए भी निष्कर्ष हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या रहेगा, अतः कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का आधारभूत विषय है। भी देखिए जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं वो हमारे राजनीति का क्या है भी, आधारभूत विषय है, आधार है, बेस है वो किसका, हमारे राजनीतिक सिद्धांत का, हमारे पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति। ठीक है, यह केवल राज्य और सरकार का अध्ययन नहीं करता बल्कि एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए आवश्यक सिद्धांतों और मूल्यों का मार्गदर्शन भी करता है। ठीक है, सिर्फ आदर्श समाज बनाने की बात नहीं होती है, लेकिन आवश्यक सिद्धांत क्या है, मूल्यों क्या है, तो इन सब के लिए भी ये हमें एक मार्ग दिखाता है, कि हमें एक रास्ता दिखाता है। ठीक है, आगे देखिए वर्तमान समय में लोकतंत्र, मानव अधिकार और सामाजिक न्याय को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि हम जानना चाहते हैं अपने लोकतंत्र के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में समझना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको पढ़ना होगा क्या, राजनीतिक सिद्धांत हमारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम उसको जानेंगे तभी हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को हम जान पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूरा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उदारवाद के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। देखिए उदारवाद जो है वो भी आधुनिक युग की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। भी प्रभावशाली राजनीतिक विचारधारा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की रक्षा करना है। भी उद्देश्य क्या है, दोबारा से देखिए, उदारवाद का उद्देश्य क्या है? भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की रक्षा करना उदारवाद का उद्देश्य है। ठीक है, उदारवाद का विश्वास क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है और उसे अपने जीवन का विकास करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, इनका यही मानना है कि उदार मतलब क्या है कि हम उदार हों, बिल्कुल खुले विचारों वाले हम हों। ठीक है, कि आज़ाद, हर इंसान अपने आप में आज़ाद है।
ठीक है, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। तो वही मानना है उदारवाद का भी, ठीक है, कि इनका मानना देखिए यही है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, तो उसको अपने जीवन को जीने के लिए उसको पूरा अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने उस पर अपना जीवन जी सके, अपनी इच्छा से वो अपना जीवन जी सके। अभी राज्य का कार्य है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि उनके जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना। कि जो राज्य है, जो हमारे स्टेट्स है, तो उनका क्या काम है भाई कि वो हमारे अधिकारों की क्या करें, रक्षा करें, वो हमको एक सेफ्टी दे कि हाँ जो हमारे अधिकार है, जो हमारे राइट्स हैं, तो वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। ना कि उनका ये काम नहीं है कि वो हमारे जीवन में अनावश्यक यहाँ पे घुसेंगे हमारे जीवन में, एक तरीके से हम कहें तो वो अपना हस्तक्षेप ना करें हमारे निजी जीवन में, बस वो हमारे अधिकारों क्या करें भी, रक्षा करें। आगे देखिए, उदारवाद का जो विकास है भाई वो 17वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, ठीक है। इस विचारधारा पर कई विचारकों का प्रभाव रहा है, विशेष रूप से जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल और T.H. ग्रीन, ये 3 विचारक हैं जिनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या रहा है, प्रभाव रहा है उदारवाद पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी उदारवाद के इस पर प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहले भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी। तो देखिए उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता यही है, ठीक है। जिसकी हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि हर जो इंसान होता है वो स्वतंत्र ही जन्म लेता है, तो उसको पूरे अवसर मिलने चाहिए कि वो अपने जीवन को अपनी इच्छा से जी सके, ठीक है। तो वही बात है व्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, धर्म का पालन करने और अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सके अपनी मर्जी से, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ठीक है। किसी भी प्रकार का अनावश्यक सरकारी नियंत्रण व्यक्ति के विकास में बाधा बनता है, ठीक है। यदि हम कुछ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारे बीच में टांग अड़ा रही है एक तरीके से हम कहें, तो क्या होगा, तो उससे तो हम यहाँ पे अनावश्यक हो जाएगा वो हमारे लिए, वो नियंत्रण जो होगा सरकार का वो हमारे लिए अनावश्यक हो जाएगा और हम अपनी जो हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए भी समानता, इक्वालिटी। उदारवाद सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से समान मानता है, ठीक है। क्या मानता है उदारवाद कि सभी नागरिक जो है वो कानून की दृष्टि में एक जैसे ही हैं, ठीक है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलना आवश्यक है, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, ये ऐसा मानना है किसका, उदारवाद का। इसलिए इन्होंने यहाँ पे इनके सिद्धांत में क्या, समानता, इक्वालिटी। नेक्स्ट देखिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। उदारवाद जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, शिक्षा और अभिव्यक्ति जैसे अधिकारों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है और इन अधिकारों की रक्षा करना किसका दायित्व है भाई, हमारे राज्य का। जो हमारा स्टेट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो हमारे अधिकारों का क्या करे, संरक्षण करे, वो उनकी रक्षा करे, ठीक है। और ये सब जो मौलिक अधिकार है ये भी हमको किसने दिलाए, भी उदारवाद ने ही दिलाए हैं, ठीक है। वाकई में ये उदार थे, इसलिए इन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और हमको इतने अधिकार भी इन्होंने दिलवा दिए, है ना। तो नेक्स्ट देखिए भी कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। उदारवाद के अनुसार देश में कानून सर्वोच्च होना चाहिए, भाई ये बात ठीक है, कानून सबसे ऊपर होना चाहिए देश में। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। सभी नागरिकों पर समान कानून लागू होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मानना था उदारवाद का, ठीक है। आगे देखिए भी सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। उदारवाद राज्य को अनावश्यक मानता है लेकिन उसका हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, अनावश्यक नहीं भी आवश्यक मानता है, गलती होगी यहाँ पे। उदारवाद जो है वो राज्य क्या मानता है भी, आवश्यक कि इम्पोर्टेंट होता है राज्य जो हमारे स्टेट है वो, लेकिन उसका जो हस्तक्षेप है, ठीक है, जो वो बीच में इंटरप्ट करता है, तो वो थोड़ा लिमिटेड ही होना चाहिए, सीमित वो होना चाहिए। सरकार का मुख्य कार्य नागरिकों की सुरक्षा, न्याय और अधिकारों की रक्षा करना होता है, हमारी सरकार का, हमारे राज्य का। आगे देखिए लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन। उदारवाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए तथा सरकार जनता के प्रति क्या रहेगी भी, उत्तरदायी होनी चाहिए। देखिए आप सभी वोटिंग करते हैं तो आप भी क्या कर रहे हो, आप अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हो ना इलेक्शन से, है ना, बाय द यूज ऑफ इलेक्शन आप चुन रहे हो, आप चुनाव में भाग दे रहे हो, आप वोटिंग कर रहे हो, तो इससे क्या कर रहे हो, आप अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हो, तो क्या आपको अधिकार है वोट डालने का, है ना। तो ये क्या है, और फिर सरकार का भी क्या उत्तरदायी बनता है
इनका क्या क्या इनका मतलब वो बनता है एक ड्यूटी कि वो हमारे प्रति क्या रहें, वफादार रहें, उत्तरदायी रहें। रियलिटी चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए भी निजी संपत्ति का अधिकार। उदारवाद निजी संपत्ति को व्यक्ति की मेहनत का परिणाम मानता है भाई, कि जो निजी संपत्ति जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है अपनी, तो वो भी हमारी मेहनत की कमाई है। ठीक है, एक तरीके से हम कहें तो इसलिए प्रत्येक नागरिक को संपत्ति रखने और उसका उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए भी। ठीक है, कि हमारी खुद की हमने मेहनत से कमाया है तो वो हमारी अधिकार है, हमारी संपत्ति है, तो हम उसको कैसे भी चाहे हम उसको यूज़ करें, उपयोग करें। अगर देखिए उदारवाद का महत्व क्या है, तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, हमारे अधिकारों की भी रक्षा कौन करता है, उदारवाद करता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाता है भी, क्योंकि अधिकार सारे उदारवाद ने तो दिलाए हमें, तो हम वफादार रहते हैं फिर अपने अधिकारों के प्रति, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, कर्तव्य के प्रति। तो इससे क्या होता है, जो लोकतंत्र वो मजबूत बनता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। हमें आज़ादी है, हम व्यक्तिगत हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, किसकी वजह से आता है, उदारवाद की वजह से ही आता है। फिर आर्थिक विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करता है भी कौन, उदारवाद। आर्थिक विकास होता है हमारा, क्योंकि हमें निजी संपत्ति का हमें अधिकार है, तो इससे हमारा आर्थिक विकास होगा। ठीक है, फिर इसके बाद भी नवाचार, मतलब कि नया आचार हम कहाँ से सीख रहे हैं, कहाँ से हमारे अंदर नैतिक मूल्य आ रहे हैं, तो वो सारा हम कहाँ से सीखते हैं, हम उदारवाद से ही सीखते हैं। फिर मानव गरिमा और समान अवसरों की स्थापना भी कौन करता है भाई, उदारवाद करता है, कि हर इंसान को समान अवसर मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, सबको समान अधिकार मिले, क्योंकि सबको अपना अपना अधिकार है, सबके पास अपनी ड्यूटीज़ हैं। तो इसलिए सब अपनी मानव गरिमा को बनाए रखे और सबको समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। तो ये किसका मानना है, उदारवाद का, और यही सारा इसका महत्व है, किसका भी, उदारवाद का। आगे देखिए उदारवाद की कुछ सीमाएं भी हैं, महत्व तो बहुत हो गए हैं, और थोड़ी सीमाएं देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अत्यधिक आर्थिक स्वतंत्रता से अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ सकती है भाई, इसलिए तो टैक्स बनाया गया है कि आप कितना आप कमाते हो उस पर आपको इतने % टैक्स देना होगा, है ना। लिमिट्स तो सेट हो गई ना कहीं। तो ये सब क्या है कि एक असमानता ना बढ़े हमारे समाज में, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो उदारवाद की क्या है, सीमाएं हैं। नेक्स्ट देखिए भी निजीकरण और पूंजीवाद के कारण समाज के कमजोर वर्गों का शोषण होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे जो निजीकरण किया गया है या फिर जो पूंजीवाद, उसके कारण समाज में क्या हो जाता है, जो कमजोर जो तबका है, जो लोअर जो क्लास हम कह सकते हैं, तो उनके यहाँ पे शोषण होने की क्या रहती है भी, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, देखिए भी सीमाएं, और देखिए यहाँ पे सामाजिक न्याय की अपेक्षा व्यक्तिगत हितों पर अधिक बल दिया जाता है, कि हम भी इतनी हमको फ्रीडम दे रखी उदारवाद ने, तो सामाजिक न्याय कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है, इसी से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत हितों पर यहाँ पे अधिक फोकस किया गया, अधिक बल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन हो गया है, इसका देखते हैं हम भी इसका निष्कर्ष। अतः यह कहा जा सकता है कि उदारवाद आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है भी। ठीक है, एक बेस है, ये आधारशिला है किसकी, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था की, हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की, डेमोक्रेटिक सिस्टम की क्या है, ये एक आधारशिला है। इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकारों और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण अपना क्या दिया है भी, योगदान दिया है। ठीक है, यद्यपि इसके कुछ सीमाएं हैं, फिर भी वर्तमान समय में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक व्यवस्था उदारवादी सिद्धांतों पर ही आधारित है। चाहे कुछ भी सीमाएं हों, कुछ भी इसकी लिमिटेशंस, बाउंड्री हो, फिर भी बहुत सारे देशों में, लोकतांत्रिक देशों में इसी उदारवादी सिद्धांतों को क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, मार्क्सवाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो मार्क्सवाद आधुनिक राजनीतिक एवं आर्थिक विचारधाराओं में से सबसे प्रभावशाली विचारधाराओं में से एक मानी जाती है भाई। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराओं में से सबसे फेमस कौन सी है अभी, मार्क्सवाद है। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है भी, कार्ल मार्क्स और उनके सहयोगी फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, एंगल्स आप बोल सकते हो। तो मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य है शोषण मुक्त, वर्गहीन और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना है भी। उद्देश्य देखिए, मेन दोबारा से देखते हैं एक बार, उद्देश्य क्या है, शोषण मुक्त, के किसी का शोषण ना हो समाज में, वर्गहीन, कोई वर्ग नहीं हो, क्लास नहीं होनी चाहिए, लोअर क्लास, अपर क्लास, ये सब नहीं होना चाहिए, और समानता पर आधारित समाज होना चाहिए भी। इसकी स्थापना करना है किसका उद्देश्य है, मार्क्सवाद का।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे, मार्क्सवाद के अनुसार समाज का जो इतिहास है भाई, वो वर्ग संघर्ष मतलब कि क्लास स्ट्रगल जो होता है का इतिहास है। ठीक है, कि समाज का जो इतिहास है ना, वो क्या है, वो वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है भाई, कि कैसे जो क्लास थी हमारे समाज में, तो कैसे उनमें संघर्ष रहा, कैसे स्ट्रगल रहा, तो उन सब का इतिहास क्या है, वही तो हमारा समाज का इतिहास है भाई। ठीक है, तो आगे देखिए, उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का क्या करते हैं भाई, शोषण करते हैं। जो कार्ल मार्क्स हैं वो भी विरोध करते हैं किसका, पूंजीवादी व्यवस्था की। क्या मानते हैं कि जो पूंजीवादी जो लोग होते हैं, जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो वो श्रमिकों का, वो अपने एम्प्लॉय का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए समाज में समानता स्थापित करने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने क्या थे भी आवश्यक थे। तो इसीलिए यहाँ पे मार्क्सवादी विचारधारा को लाया गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है ना भाई, जो ये सिद्धांत है, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया, भी हमने बात की। ठीक है, लेकिन कौन सी बुक में दिया भी, जर्मन विचारधारा में। बुक का क्या नाम था भाई, याद रखेंगे, जर्मन विचारधारा। ठीक है, जर्मन आइडियोलॉजी भी हम इसको कह सकते हैं, और हिंदी में रहेगा भाई जर्मन विचारधारा। इस बुक के अंतर्गत ही इन्होंने अपनी इस विचारधारा को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ पे मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है भाई। सबसे पहले है भाई यहाँ पे ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो देखिए, मार्क्सवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अभी वो यही है, क्या, ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसके अनुसार समाज का विकास मुख्य रूप से आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। क्या मानना है भी इनका, कि मुख्य रूप से जो विकास होता है समाज का, तो वो आर्थिक परिस्थितियों कि हम इकोनॉमिक, हम कितने, हमारी सिचुएशन क्या है, उसके आधार पर ही हमारे समाज का विकास होगा। ऐसा मानना है किसका, ऐतिहासिक भौतिकवाद का। इतिहास केवल महान व्यक्तियों के कार्यों से नहीं, बल्कि उत्पादन के साधनों और आर्थिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों से आगे बढ़ता है। ऐसा मानना है ऐतिहासिक भौतिकवाद का, कि महान इतिहास केवल कैसे बना, सिर्फ महान व्यक्तियों के कार्यों से ही नहीं बना है, बल्कि उत्पादन के साधनों, कि हम उत्पाद कैसे करें, प्रोडक्शन कैसे करें हमारे समाज के लिए, हमारे कंट्री के लिए, तो और उनमें आर्थिक संबंध कैसे है। उत्पाद तो आपने कर लिया, लेकिन आर्थिक आपका विकास कैसे होगा, कैसे आप अर्न करोगे, कैसे आप कमाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन सब परिवर्तन आ रहे हैं, तो उनमें आगे कैसे बढ़ना है, इसके रिगार्डिंग भी हमारा इतिहास बना है। ठीक है, आगे देखिए, मार्क्स का मानना था कि जब आर्थिक व्यवस्था बदलती है, तब समाज, राजनीति और संस्कृति में भी परिवर्तन आता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि जब आर्थिक व्यवस्था बदलती है, तो समाज में, राजनीति में, संस्कृति में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। ठीक है, आगे देखिए भाई, यहाँ पे वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। ठीक है, तो क्लास स्ट्रगल की जो बात है भाई, देखिए इसमें मार्क्स के अनुसार क्या है कि प्रत्येक समाज में दो प्रमुख वर्ग होते हैं भाई। एक है शोषक वर्ग, जो कि पूंजीपति, जो कि अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, पूंजी ज़्यादा होती है। दूसरे भी शोषित वर्ग, जैसे मजदूर। तो ये क्या कराते हैं, इन मजदूरों से काम कराते हैं और इनका शोषण करते हैं। ठीक है, तो पूंजीपति उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, जबकि मजदूर जो होते हैं वो अपनी मेहनत बेचते हैं, मेहनत करते हैं, उस मेहनत के बदले उनको पैसा, मेहनत के बदले उनको कम ही मिल पाता है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, शोषित वर्ग कहा गया है। दोनों वर्गों के हित अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनके बीच संघर्ष होता रहता है। यही संघर्ष समाज में परिवर्तन का मुख्य कारण बनता है भी। ठीक है, हो जाता है कि हड़ताल हो गई है, काम नहीं कर रहे हैं कर्मचारी, है ना, तो क्या होगा, इससे समाज में परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, है ना। तो यही है कि वर्ग संघर्ष, इसके अनुसार कार्ल मार्क्स के अनुसार दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, पूंजीपति, मजदूर, और शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। ठीक है, आगे देखिए भी, पूंजीवाद की आलोचना। कार्ल मार्क्स ने भी बहुत ज़्यादा आलोचना की है किसके, पूंजीवाद की, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, कि इन्होंने क्या कहा है कि जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसकी आलोचना करते हैं ये, और इन्होंने क्या कहा है कि श्रमिकों को उनके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। जो पूंजीपति इंसान है, जो व्यक्ति हैं, जिनके पास पैसा है, जो अमीर हैं, तो वो क्या करते हैं, वो श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार कम पैसा देते हैं। मेहनत के, जितनी मेहनत करता है मजदूर, उससे भी कम पैसा उनको दिया जाता है। अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो रहा है,
बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे पूंजीवाद के कारण ही हो रहा है और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को अन्यायपूर्ण व्यवस्था माना है भी, क्या अन्याय करती है ये श्रमिकों के साथ, इसलिए जो पूंजीवाद जो है वो भी एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है, आगे देखिए बीसी में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है भी वो कार्ल मार्क्स के अनुसार देखिए, मजदूर जितना उत्पादन करता है उसे उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। ठीक है, जितना काम करेगा उसका मूल्य उसको नहीं मिल पाता है और पूंजीपति मजदूर के श्रम से जो अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, जो प्रॉफिट ले जाते हैं पूंजीपति श्रमिकों की मेहनत का, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू उसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये सरप्लस वैल्यू का जो कंसेप्ट है भाई, ये भी दास कैपिटल नाम से एक बुक है कार्ल मार्क्स की ही, तो उसमें इन्होंने दिया था। ठीक है, दास कैपिटल नाम की एक बुक है, उसके अंदर इन्होंने इस सरप्लस वैल्यू को का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, आगे देखिए भाई, इसमें आगे रह गया, एक मिनट रुकिए। यही अतिरिक्त मूल्य जो है वो पूंजीपति के लाभ का मुख्य स्रोत होता है भाई। देखिए, मेहनत कौन कर रहा है, श्रमिक कर रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कौन ले गया, पूंजीपति ले गया, और यही उसके लाभ का सबसे बड़ा एक सोर्स होता है, भी स्रोत होता है। ठीक है, और यही श्रमिकों के शोषण का कारण बनता है। मेहनत तो करी बेचारे श्रमिक ने और लाभ कौन ले गया, पूंजीपति ले गया, और शोषण किसका हुआ, श्रमिक का हुआ, और लाभ का स्रोत को किसके लिए बन गया, पूंजीपति के लिए बन गया। क्या बन गया, ये सरप्लस वैल्यू जो है, जो अतिरिक्त मूल्य था, कौन कमा गया, ये पूंजीपति कमा गया। ठीक है, तो आगे देखिए भाई, इसमें निजी संपत्ति का विरोध, अपोजिशन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। मार्क्स का क्या मानना है भाई कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व ही असमानता और शोषण का मुख्य कारण है। कि जो उत्पादन के जो साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन करने के, तो उन पे जो एक अथॉरिटी है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से ही इनइक्वालिटी होती है, असमानता होती है, और शोषण इसी की वजह से होता है। ठीक है, कि मतलब कोई एक आदमी सबसे ऊपर आके ना बैठ जाए जो सब कुछ हैंडल करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अलग से आप कुछ अरेंजमेंट कीजिए, कोई ऐसे कुछ सिस्टम बनाइए। इसलिए उन्होंने उत्पादन के साधनों पर समाज के सामूहिक स्वामित्व का समर्थन किया है। कि क्या, कि सिर्फ एक इंसान नहीं बैठेगा, बल्कि पूरा समाज यहाँ पे होल्ड रखेगा, वही देखेगा कि कैसे उत्पादन के साधनों पे काम हो रहा है, कैसे उनको यूज़ किया जा रहा है, कैसे हम उनको सबको उपयोग कर रहे हैं। आगे देखिए भी, वर्गहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्सवाद का अंतिम जो लक्ष्य था वो वर्गहीन समाज की स्थापना करना था भाई, कि कोई भी वर्ग ना, कोई भी क्लास ना हो हमारे समाज में, अपर लोअर मिडिल ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसा इनका मानना था। ऐसे समाज में न कोई शोषक होगा, न ही कोई शोषित होगा, ना तो कोई किसी का शोषण करने वाला होगा, और ना ऐसा कोई इंसान होगा जिसका कि कोई इंसान शोषण कर सके, जिसका कोई फ़ायदा उठा सके। सभी लोगों को समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान प्राप्त होगा, ऐसा मानना था किसका, कार्ल मार्क्स का। अगर देखिए भी, साम्यवाद की स्थापना इन्होंने की थी। मार्क्स के अनुसार समाज का अंतिम जो चरण है वो भी साम्यवाद होना चाहिए। इस व्यवस्था में सभी नागरिक समान होंगे। देखिए भी, साम्यवाद मतलब समान, सभी नागरिक कैसे होंगे, समान होंगे। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा। ठीक है, सबका ऑथराइज्ड होगा, पूरी सोसाइटी का, हमारे पूरा समाज यहाँ पे देखेगा कि कैसे हो रहा है उत्पाद, और उसके लिए कौन कौन साधन यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो कौन देखेगा सारी चीज़ों को, समाज देखेगा भी हमारा। फिर आर्थिक शोषण समाप्त हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं भी प्राप्त करेगा भी। जैसे आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा आपकी मेहनत के बदले। ठीक है, तो आगे देखिए भी, यहाँ पे मार्क्सवाद का महत्व क्या है भाई, कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना भी, कि जो मजदूर है, जो बेचारा श्रम करता है, जो श्रमिक है, तो उसके अधिकारों की यहाँ पे रक्षा की जाए। सामाजिक एवं आर्थिक समानता को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा शोषण और असमानता के विरुद्ध यहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है मार्क्सवाद के माध्यम से। कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा को प्रेरित किया जाता है कि अच्छे राज्य, ऐसा राज्य जहाँ पे सबका कल्याण हो, कल्याणकारी राज्य हो, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। तो इस ऐसा मानना किसका भी, मार्क्सवाद का। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक श्रमिक आंदोलनों और समाजवादी विचारधाराओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है भाई। ठीक है, कि जो आधुनिक जो श्रमिक आंदोलन हुए थे, जो समाजवादी जो विचारधारा है,
उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा किसका, मार्क्सवाद का। ठीक है, आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन में मार्क्सवाद की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी, उदारवाद की भी सीमाएं थी, ऐसे भी यहाँ पे मार्क्सवाद की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि निजी संपत्ति के पूर्ण विरोध को व्यवहार में लागू करना कठिन होता है अभी। ठीक है, कि हम पूरा विरोध नहीं कर सकते, कि प्रॉपर्टी हमारी है तो हम उसका विरोध कैसे कैसे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको यहाँ पे हैंडल करना। वर्ग संघर्ष पर अत्यधिक बल देने के कारण समाज के अन्य पहलुओं की यहाँ पे उपेक्षा हो जाती है अभी, कि हम ये नहीं कह सकते कि जो क्लास है हमारे समाज में, जो वर्ग संघर्ष होता है उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अपोजिट हम बोल जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए कई देशों में साम्यवादी व्यवस्था अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी अभी। ठीक है, फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण की संभावनाएं बढ़ जाती है, कि जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत अपनी आज़ादी की, तो यहाँ पे नियंत्रण हो जाएगा अभी और लोगों का, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो निष्कर्ष देखिए अभी हमारे इस वाले क्वेश्चन का, अतः यह कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्या है भी विचारधारा है। दोबारा से देखिए, मार्क्सवाद सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है भी क्या, मार्क्सवाद। इसने श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के पक्ष में विश्व भर में नई सोच विकसित की है भाई। श्रमिकों का भला हो, उनके अधिकारों का, उनको न्याय मिले, को उनका शोषण ना कर सके, ऐसा मानना था किसका, मार्क्सवाद का। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी आज भी गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं को समझने में मार्क्सवाद अत्यंत प्रासंगिक माना जाता है। भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी हेल्प करता है कि हम समझ सके गरीबों की दशा को, उनकी सिचुएशन को हम समझ सके। ठीक है, आगे देखिए भी हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, लोकतंत्र का अर्थ, विशेषताएं और महत्व की व्याख्या कीजिए भी, कि जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए विश्व के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली शासन व्यवस्था है भी क्या, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लोकतंत्र जो शब्द है भाई वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस मतलब जनता और क्रेटोस मतलब शासन। ठीक है, तो जिसका अर्थ क्या हुआ, जनता का शासन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, मतलब जनता का शासन। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हम चुनाव देते हैं, हम भाग लेते हैं, वोट डालते हैं, फिर हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे हमें अधिकार है कि हम अपने नेताओं को खुद से हम चुन सकते हैं। ठीक है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात की। तो आगे देखिए, लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लाइफ भी है भी। क्या लोकतंत्र एक शासन प्रणाली नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है। इसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है भाई, जो हमें हमें अधिकार देता है, हमें अपनी ड्यूटी समझाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। तो ये क्या है, ये हमें समान अधिकार देता है, हमें यहाँ से स्वतंत्रता मिलती है, सम्मान मिलता है। तो किसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें मिल पा रही हैं, भी हमारे लोकतंत्र जो शासन प्रणाली उसकी वजह से हमको ये सब मिल पा रहा है। प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने देखिए क्या कहा है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए, कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन जो होता है ना, वही क्या है भी लोकतंत्र कहा जाता है उसको। ठीक है, देखिए जनता के द्वारा और जनता के लिए। ठीक है, सब कुछ हमारे लिए ही तो होता है, हम ही चुनाव करते हैं, हमारे लिए गवर्नमेंट काम करती है और हमारे ऊपर ही वो शासन करती है ना। तो ये सब क्या है, सब कुछ जनता के लिए ही हो रहा है, हम सब के लिए ही हो रहा है, हमारे लिए, आपके लिए हो रहा है। तो यही है क्या, लोकतंत्र भी। आगे देखिए लोकतंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हमने वर्डली मीनिंग किया था, अभी हमने ऊपर शाब्दिक मतलब समझा था। अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है भी। ठीक है, जो सरकार है वो हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती है। वो अलग बात है कि रियलिटी में क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप सभी जानते हैं। इसमें नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है और वे समय समय पर चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का क्या करते हैं भी चयन करते हैं। मतदान होते, चुनाव होते हैं, हम चुनाव देते हैं और अपने प्रतिनिधियों, अपने नेताओं को हम चुन लेते हैं। फिर यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो अगले चुनाव में उसे बदला भी जा सकता है।
वोट वोट अपोजिशन पार्टी को दे दो, सरकार अपने आप बदल जाएगी, है ना। तो इस प्रकार लोकतंत्र में जनता ही शासन की वास्तविक शक्ति होती है भाई, जनता ही है मेन भाई। यही हमको लोकतंत्र के लिए हमको बनाती है कि हम लोकतंत्र देश में हम रह रहे हैं, तो किसकी वजह से रह रहे हैं, तो हम जनता की वजह से ही रह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए भी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं भाई। सबसे फर्स्ट है भाई जनता की सर्वोच्चता। सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सर्वोच्च कौन है, तो वो जनता है भाई। जनता के पास होती है सारी शक्तियाँ लोकतंत्र में। ठीक है, सरकार जनता की सहमति से बनती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है भी गवर्नमेंट, हमारी सरकार। फिर भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है भाई। प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार है। चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, आप हर कोई इंसान वोट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक अधिकार है। नेक्स्ट देखिए भाई यहाँ पे कानून का शासन। लोकतंत्र में सभी नागरिक कानून के समक्ष कैसे हैं भी, सभी समान है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून के ऊपर नहीं हो सकता। सबसे सर्वोच्च क्या है, हमारा कानून है, कानून का शासन है। अगर देखिए भी मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता। लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार तथा अन्य मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और इन अधिकारों की रक्षा कौन करता है भाई, न्यायपालिका जो होती है वो इन सब की रक्षा करती है। हमारे जो हमारा राज्य है वो भी करता है और हमारी न्यायपालिका भी हमारे अधिकार क्या करते हैं भी, रक्षा करती है। आगे देखिए इसी क्वेश्चन में उत्तरदायी सरकार। लोकतांत्रिक सरकार जो है वो जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी होती है भी, हमारे जनता के लिए और संसद और पार्लियामेंट के लिए क्या रहती है, हमारी सरकार उत्तरदायी रहती है। इसको जवाब देना पड़ता है यदि हम उनसे कुछ पूछेंगे तो। यदि सरकार अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करती तो जनता उसे चुनाव के माध्यम से बदल सकती है भी। आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपकी सरकार बदल देंगे। ठीक है, तो वही वाली बात है कि यदि कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो जनता उसे चुनाव में, अगले चुनाव में उस सरकार को बदल भी सकती है। अगर देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका। लोकतंत्र में न्यायपालिका जो है वो भी स्वतंत्र होती है। इसका कार्य संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना किसका काम है भी, न्यायपालिका का काम है। ठीक है, अगर देखिए भाई यहाँ इसी क्वेश्चन में बहुदलीय व्यवस्था। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। इससे जनता के पास अपनी पसंद की सरकार चुनने का अवसर मिलता है भी और स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। ठीक है, बहुत सारे दल होते हैं, अलग अलग पार्टी, आप सभी जानते हो। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे पास अलग अलग दल हैं तो हम यहाँ पे अपनी पसंद का जो वो है दल है हम उसको यहाँ पे चुन सकते हैं, पार्टी को हम यहाँ पे चुन सकते हैं। अगर देखिए भी लोकतंत्र का महत्व क्या है भी, नागरिकों की भागीदारी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने का क्या है भी अवसर मिलता है। इससे लोगों में जिम्मेदारी और राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है भी। ठीक है, कि क्या चल रहा है राजनीति में, किसको वोट देना है, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, ये वाली जो पार्टी ये हमारे लिए क्या क्या करेगी यदि ये सरकार में आ जाती है, तो सत्ता में आ जाती है। तो ये सब क्या है कि आप जागरूक हो रहे हो हमारी राजनीति को लेकर, आप जिम्मेदार बन रहे हो। तो ये नागरिक की यहाँ पे भागीदारी है। तो ये लोकतंत्र का ये महत्व है भी एक। अगर देखिए मानवाधिकारों की रक्षा। जो हमारे अधिकार हैं तो उनकी रक्षा कौन करता है भी, तो वो हमारे लोकतंत्र जो है वो नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करता है। और किसी भी प्रकार के भेदभाव को यहाँ पे विरोध किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब इंसान जो है वो सेम है कानून की नज़र में। अगर देखिए भी सामाजिक एवं राजनीतिक समानता। लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। कानून की दृष्टि में सभी बराबर होते हैं भी, चाहे सामाजिक रूप से हम ले लें चाहे हम आर्थिक रूप से ले लें, तो कानून की नज़र में सब इंसान समान है। फिर भी सरकार पर नियंत्रण। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका और विपक्ष सरकार के कार्यों पर क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है, कौन उनका अपोजिशन करता है, कौन उनको रोकता है कुछ करने से, तो विपक्ष रोकती है। उनका जवाब देना पड़ता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो ये सारा काम कौन देखता है, मीडिया, न्यायपालिका और विपक्ष सरकार जो होती है वो देखती है। फिर अभी शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन। लोकतंत्र में सरकार बदलने के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं होती है। चुनाव के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से हम सत्ता को क्या कर सकते हैं भाई, बदल सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए भी लोकतंत्र की भी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस इसकी भी होती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया कभी कभी धीमी हो जाती है भाई। जो सरकार है वो कुछ काम कर रही है तो डिसीजन जो है
वो लेने में थोड़ा सा टाइम लेती है, ज़्यादा टाइम हो जाता है। कहते कि सरकारी काम थोड़े से लेट होते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, कई बार निर्णय लेने में उनको टाइम लग जाता है। अशिक्षा और धन बल चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम एजुकेटेड नहीं हैं, पूरे तरीके से हम समझ नहीं पाए हैं प्रोसेस को, और धन बल, यदि हमारे पास पावर ज़्यादा है तो चुनाव पर इसका क्या होगा भी, ये चुनाव को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। फिर राजनीतिक दल कभी कभी जनहित की बजाय अपने अपने हितों को क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। इसकी ये भी एक सीमा है लोकतंत्र की, सिर्फ वो अपने निजी फायदा देखते हैं इसी वजह से। फिर भ्रष्टाचार और जातीय राजनीति जैसी समस्याएं कि लोकतंत्र को कमजोर बना देती हैं। क्या भ्रष्टाचार और जाति व्यवस्था जब आ जाती है, जो पॉलिटिक्स खेलते हैं कास्ट के नाम पे, तो इससे हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, वो क्या हो रही है भी, वो वीक हो रही है, कमजोर हो रही है। तो निष्कर्ष देखिए भाई हमारे इस वाले क्वेश्चन का, अतः यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र सबसे उत्तम शासन प्रणाली है मानी जाती है, क्योंकि इसमें जनता सर्वोच्च होती है अभी, और सरकार जनता के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। ठीक है, लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा करता है। यद्यपि इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, फिर भी एक जागरूक नागरिक समाज और मजबूत संस्थाओं के माध्यम से इन्हें दूर किया जा सकता है, इन सब चुनौतियों को। फिर इसलिए लोकतंत्र आधुनिक विश्व की सबसे सफल और स्वीकार्य शासन व्यवस्था लोकतंत्र को भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। न्याय, जस्टिस की अवधारणा तथा उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। जस्टिस, न्याय क्या होता है भाई? तो देखिए, न्याय राजनीतिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन अवधारणाओं में से एक है भाई। राजनीतिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन धाराओं में से एक है न्याय, जस्टिस। न्याय का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष, समान और उचित व्यवहार करना तथा उसे उसके अधिकारों एवं योग्यता के अनुसार अवसर प्रदान करना क्या है? न्याय है। कि हम समझे, हमको बिल्कुल निष्पक्ष रहे, हम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए भी, समान रहे, हर इंसान समान इक्वल है, उचित व्यवहार करें। यदि हम मान लीजिए कि हम किसी बड़े पद पे हैं, ठीक है, बड़ी सीट पे हम बैठे हैं, तो हम सब इंसानों से हम सेम व्यवहार करें, ठीक है, हम उसके अधिकारों की रक्षा करें, उसकी योग्यता के अनुसार हम उसको अवसर दें, मौका दें काम करने का। तो यही क्या है? यही है न्याय, कि हम किसी के साथ बुरा ना करें। ठीक है, एक न्यायपूर्ण समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर इंसान को क्या चाहिए? न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए सभी को। और यही होता है न्याय, कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। ठीक है, आगे देखिए, इसी में प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने न्याय को आदर्श राज्य का आधार माना है भी। कि जब हम बात करते हैं एक आदर्श राज्य की, तो उसका आधार क्या होता है? तो न्याय होता है, कि हम कैसे यहाँ पे न्याय कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए भाई, हाँ हो गया है, ठीक, स्क्रीन चली गई थी। देखिए कि प्लेटो ने क्या कहा कि न्याय को आदर्श राज्य का आधार माना है भाई, कि जो आदर्श समाज राज्य होता है, न्याय समाज होता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? भी न्याय जरूरी है। ठीक है, जबकि अरस्तु के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ, देखिए यहाँ पे आगे, असमान लोगों के साथ उनकी योग्यता के अनुसार व्यवहार करना। जो समान है उनके साथ हम समान व्यवहार करेंगे। थोड़ी सी डिफरेंस यदि आ रहा है तो हम यहाँ पे इंसान की कैपेबिलिटी देखेंगे, हम योग्यता देखेंगे, उसके अनुसार ही हम उनके साथ व्यवहार करेंगे। ये मानना था अरस्तु का। अगर देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय को संविधान और कानून का मूल्य आधार माना जाता है भी। न्याय को संविधान और कानून का क्या माना जाता है? मूल्य आधार, बेसिक बेस है भी है हमारा क्या? न्याय, जस्टिस। देखिए भी, न्याय का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ जस्टिस क्या है? देखिए, सामान्य शब्द में यदि हम बात करें तो न्याय का अर्थ क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भी न्याय कहलाता है, जस्टिस कहलाता है। न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है भी। कि हम ये नहीं सोचे कि न्याय की बात आ गई तो मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम कोर्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, वो हर जगह पे हो सकता है। आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप अपने समाज में रह रहे हो, आप अपने परिवार में रह रहे हो, तो हर जगह न्याय है, न्याय आपको मिलना चाहिए। ठीक है, हर क्षेत्र में, हर लेवल पे। यदि समाज में न्याय होगा तभी शांति, समानता और लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा भी।
ठीक है। यदि हर इंसान को लगता है कि हाँ मेरे साथ न्याय हुआ है, मैं अपने काम सही से कर रहा हूँ, मेरे लिए सब अच्छे से काम कर रहे हैं, तो क्या है, न्याय हो रहा है, तो इसलिए समाज शांतिपूर्वक चल रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अगर देखिए भी यहाँ पे न्याय के प्रमुख प्रकार देखिए, टाइप ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले है भी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। न्याय का क्या अर्थ होता है भी, समाज के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और जाति, धर्म, लिंग, भाषा और वर्ग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, हम सामाजिक न्याय कहेंगे। उदाहरण देखिए, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना सामाजिक न्याय का क्या है भी एक उदाहरण है। कि हर जेंडर के आधार पर हो या फिर क्लास के आधार पर हो, तो हर लेवल पे कोई भी चाहे इंसान हो, तो सबको हम एक जैसा इंसान समझेंगे, सबको हम समान अवसर देंगे अपना विकास करने के लिए। तो यही सब क्या है, यही तो है सामाजिक न्याय, और ये इसका एक एग्जाम्पल भी है। इसका महत्व देखिए, इससे क्या होगा भी, समाज में भाईचारा आएगा, समानता आएगी और सामाजिक सद्भावना का विकास होगा भी, सद्भावना बढ़ेगी यदि सामाजिक न्याय हमारे समाज में होगा। तो अगर देखिए भी आगे है भी आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय जो है भी, इसका उद्देश्य समाज में धन और संसाधनों का उचित वितरण करना है। ठीक है, समाज में धन और संसाधनों का उचित क्या करना है भाई, उसका वितरण, उसको बांटना है अच्छे से। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, उचित मजदूरी और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता है भी, किसकी वजह से, आर्थिक न्याय की वजह से। आर्थिक न्याय गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को कम करने में क्या करता है भी, सहायता करता है। यदि हमारे साथ, यदि हमने जितना काम किया, हमको उसका उतना ही पे किया गया है, हमारे काम के अकॉर्डिंग जितनी हमने मेहनत की है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ आर्थिक न्याय हुआ है। यदि आप काम करो और आपको पैसा भी ना मिले, तो वो हो जाएगा आपके साथ अन्याय, वो भी आर्थिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे आपके साथ अन्याय हो जाएगा, आपका शोषण हो जाएगा। तो आर्थिक न्याय यदि हो जाता है, तो इससे क्या होगा, गरीबी भी थोड़ी कम होगी, बेरोजगारी भी घटेगी और आर्थिक असमानता भी थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, तो आगे देखिए भाई, यहाँ पे राजनीतिक न्याय है भी, फिर पॉलिटिकल जस्टिस पे बात आ जाती है। राजनीतिक न्याय जो है, इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी का अवसर प्रदान हो। जैसे कि हमारा मतदान का अधिकार, हम वोट करते हैं, हमारा राइट है। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार, आप चुनाव भी लड़ सकते हो, यानी कि आप सिर्फ वोट ही कर सकते हो, आप चुनाव लड़ भी सकते हो। यदि आप लड़ना चाहते हो तो चुनाव, आप चुनाव में उठना चाहते हो तो आप चुनाव में आइए और आप चुनाव लड़िए। फिर राजनीतिक दल बदलने का अधिकार, यदि आप एक पार्टी में हो तो आप दूसरी पार्टी को आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, फिर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आपको दी जाती है कि आप अपने मन के विचारों को आप रख सकते हो, तो सारा ही उसी में शामिल हो जाता है। तो देखिए, राजनीतिक जो न्याय है वो लोकतंत्र की सफलता का क्या है भी, आधार है। ठीक है, तो फोर्थ देखिए भी यहाँ पे कानूनी न्याय। ये राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कि यदि हम चाहते हैं कि हम राजनीतिक दल बनाए कोई अपना, तो खुद की पार्टी भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो भी, मतदान का अधिकार भी हमको मिला हुआ है, हम वोटिंग कर सकते हैं, हम चुनाव में लड़ भी सकते हैं, हमको राजनीतिक दल बनाने का भी हमको अधिकार है। ठीक है, मैंने बताया था कि हम दल बदल सकते हैं, मैंने भी ये बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, यदि हम चाहते हैं कि अपनी कोई पार्टी बनाना, तो वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमको मिली है, कि देखिए जो नेता वगैरह होते हैं तो वो खड़े होकर भाषण देते हैं ना, है ना, तो क्या है भी, हमें आज़ादी मिली हुई है कि हम बोल सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम अपने मन के विचारों को सबके सामने हम रख सकते हैं, तो यही हमको आज़ादी मिली हुई है। तो ये सारा शामिल होता है भी किसमें, हमारे राजनीतिक न्याय में। देखिए, जो राजनीतिक जो न्याय होता है वो लोकतंत्र की क्या है भी, सफलता का एक आधार होता है, इससे ही हमारा लोकतंत्र जो होता है वो भी मजबूत बनता है। अगर देखिए भी कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस क्या होता है, कानूनी न्याय का अर्थ क्या है भी, कि सभी नागरिक कानून की दृष्टि में क्या है, समान है। चाहे कोई भी अमीर आदमी हो, कितना भी कोई शक्तिशाली आदमी हो, लेकिन कानून की दृष्टि में सभी समान है भी। किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा और सभी को निष्पक्ष न्याय मिलेगा भी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि पार्शलिटी नहीं होगी, जिसने जो काम किया उसके अकॉर्डिंग सबको न्याय मिलेगा, यदि किसी ने गलत काम किया है तो उसको भी सजा मिलेगी। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून का शासन जो है वो कानूनी न्याय की सबसे बड़ी विशेषता है भी। क्या क्या देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून का शासन
दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, कानूनी न्याय के लिए। सबसे बड़ी इसकी यही विशेषता होती है। तो देखिए भी न्याय का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए हमको। तो देखिए इसकी वजह से भी समानता आती है हमारे समाज में, ठीक है, समानता की स्थापना होती है। नए समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है और भेदभाव को क्या करता है भी समान समाप्त करता है, फिनिश करता है। तो इस वजह से क्या होता है हमारे समाज में सबको क्या लगता है कि हम सब इक्वल हैं, इक्वालिटी हमारे अंदर है, हम सब के लिए इक्वालिटी है। फिर देखिए आगे मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है। न्याय प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की यहाँ पे क्या करता है, रक्षा करता है, हमारे अधिकारों की यहाँ पे रक्षा करता है। कौन, न्याय। फिर आगे भी लोकतंत्र को मजबूत बनाना। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब सभी नागरिकों को न्याय और समान अधिकार प्राप्त होते हैं, तभी हमारा जो लोकतंत्र है वो क्या बनेगा भी मजबूत बनेगा। फिर देखिए सामाजिक शांति एवं सद्भावना। जब लोगों को न्याय मिलता है तब समाज में असंतोष कम होता है और शांति बनी रहती है, एक सद्भावना आ जाती है भी हमारे समाज में, ठीक है। सबके साथ हम पहले भी बात की, यदि सबके साथ न्याय होगा तो क्या होगा, एक सद्भावना आएगी, हार्मनी आएगी हम सब में, कि हम अच्छे से प्रेम से रहेंगे, सुख शांति से सब रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए भी कमजोर वर्गों का संरक्षण। न्याय समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों को सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करता है भी। जो कमजोर वर्ग जो हैं, जो किसी रूप से पीछे रह गए थे, पिछड़ गए थे, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो न्याय है वो उनको समान अवसर प्रदान करता है, उनको सुरक्षा देता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। न्याय की प्रमुख विशेषताएं देखिए भी क्या क्या होती है। निष्पक्षता पर आधारित होता है भी, निष्पक्ष कोई पार्शलिटी नहीं की जाती है। समान अवसर प्रदान किए जाते हैं सभी को। कानून के शासन को मजबूत बनाया जाता है, किसके द्वारा, न्याय के द्वारा। और मानव गरिमा की यहाँ पे क्या की जाती है, रक्षा की जाती है, हमारे अधिकारों की। और लोकतांत्रिक मूल्यों को यहाँ पे क्या मिलता है भी, बढ़ावा मिलता है। तो निष्कर्ष देखिए भी हमारे इस वाले क्वेश्चन का, अतः यह कहा जा सकता है कि न्याय किसी भी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज की क्या है भी, आधारशिला है, ठीक है। दोबारा से देखिए, न्याय जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज जिसमें हम रह रहे हैं उसके लिए क्या है, एक आधारशिला, एक बेस है भी उसके लिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और कानूनी न्याय के बिना तो लोकतंत्र सफल ही नहीं हो सकता और न ही समाज में शांति और विकास संभव है भाई। बिल्कुल ठीक बात है भाई। यदि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और कानूनी न्याय ही नहीं होगा तो लोकतंत्र जो हमारा डेमोक्रेसी है वो सफल तो हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। और समाज में शांति तो फिर भूल ही जाओ भाई। यदि किसी को न्याय नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा, विरोध करेगा, हड़ताल करेगा, प्रदर्शन करेगा, तो समाज में शांति तो फिर आएगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक राज्य का कर्तव्य क्या है कि वह सभी नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार और निष्पक्ष न्याय प्रदान करे भी। ये ड्यूटी किसके कर्तव्य, किसका भी, राज्य का, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है। तो देखिए भी 5 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाते हैं इस वाले वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के 5 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।